बंदर ना कि सिर्फ जंगलों तक नहीं, खेतों तक नहीं, आंगन तक नहीं, हमारे कई बार तो फ्रिज खोल के अंदर से ले जाते हैं। हमारे कई बार ऐसे बोलते हैं कि जैसे कई बार आंगन में सर्दियों में आंगन में हम लोग चूल्हा लगा देते हैं, तो एक बंदे को डंडा लेके खड़ा रहना पड़ता है कि कहीं बंदर आए और बंदर ना आ जाए और रोटी ना उठा के ले जाए। तो ये नौबत आ गई है। और इनका जो खौफ है, जहाँ इनकी जो नुकसान है, ये काफ़ी जो है जो नुकसान रेबीज का हो गया, हर्पीस का हो गया, इन तक जो बीमारियां वो भी ट्रांसफर हो सकती है। बंदरों का आतंक है, उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। उसका कोई ना कोई हल ढूंढा जाए। ये प्रॉब्लम ना कि सिर्फ गांव में है, हर जगह फैल गई है। और जैसा आपने कहा, इसका जो सोल कारण है वो डिफॉरेस्टेशन है। 20 राज्यों में हमारे भारत के ये बंदरों का जो खौफ है वो है, तो वो डायरेक्टली किसान इम्पैक्टेड है। और ना कि सिर्फ किसान, ये इम्पैक्टेड है हमारी पूरी जनरेशन, हमारा पूरा भारत। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार कोशिश करते हैं कि लोगों की समस्याओं को सुनकर सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाएं, लेकिन एक बड़ी समस्या इस समय पूरे जिला सांबा में बनी हुई है। यूं कहें तो एक अजीबोगरीब समस्या इस समय बनी हुई है। और समस्या ये है कि इस समय जिला सांबा के कई अलग अलग इलाकों में बंदरों का खौफ देखा जा रहा है, जिसके चलते लोग जो वो काफी डरे हुए हैं। लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है। और खासतौर पर किसानों को लेकर बात करें तो किसान बंदरों के डर से अपने खेतों में फसल तक नहीं उगा रहे, और जब फसल उगा देते हैं तो वो फसल बर्बाद कर देते हैं बंदर। इस समस्या का हल तो कोई ना कोई ढूंढना होगा, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हम किसी भी तरह से रिलीजियस सेंटिमेंट्स किसी के हर्ट नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं, हम भी बंदरों को कई बार पूजते हैं, महावीर जी की हम पूजा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बंदरों का जो खौफ इस समय शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा है, उसका कारण एक साफ तौर पर नजर आ रहा है कि डिफॉरेस्टेशन। जंगल लगातार खत्म हो रहे हैं, और जब जंगल खत्म हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो अपना पेट भरने के लिए, खाने के लिए वो आबादी वाले इलाकों में आएंगे, वो ग्रामीण शहरी इलाकों में आएंगे, और वो अपना रोटी का तो कोई ना कोई जुगाड़ करेंगे। उसी के चलते हम इस समय देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा बंदरों की आबादी शहरी और ग्रामीण इलाकों में हो चुकी है। और कहीं ना कहीं आम व्यक्ति को यह भी डर रहता है कि कहीं हमारे ऊपर अटैक ना कर जाए। इसी के सिलसिले में मैं इस समय जिला सांबा के जतवाल इलाके में पहुंचा हूं, और हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट गंगेश्वर शर्मा जी मौजूद हैं। ये इस मसले को उठा रहे हैं, सरकार तक इस मसले को पहुंचा रहे हैं, ताकि इसका कोई ना कोई जेन्युइन सोल्यूशन ढूंढा जाए और इसके ऊपर काम किया जाए। तो गंगेश्वर जी से बात करेंगे, क्या क्या नुकसान इस समय हो रहा है, क्या कुछ इस समय परेशानी का सबब बना हुआ है, तमाम चीजें इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका गंगेश्वर जी बहुत बहुत स्वागत है। वाकई में हम भी कई बार ये जहन में सोचते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बंदरों का खौफ इस समय हो चुका है, काफ़ी बड़ी आबादी बंदरों की हो चुकी है शहरी और ग्रामीण इलाकों में। आपके इलाके में भी ये चिंता का सबब बना हुआ है। किस तरह से इस पूरे मसले को आप देख रहे हैं, किस तरह से आप प्रशासन तक बात पहुंचा रहे हैं? और मैं फिर कहूँगा कि हम किसी भी तरह से रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं कर रहे। क्या कुछ सोल्यूशन हो सकता है, क्या आप कहना चाहते हैं, कहाँ कहाँ पर इस समय ये दिक्कत जो वो आपको लग रहा है कि ये बनी हुई है? ऋषि साहब, ये जो विषय है बंदर का, जो आतंक है, जहाँ उनका जो खौफ है हमारे लोगों के बीच में, जिसके चलते किसान विशेष तौर पे जो सबसे ज़्यादा प्रभाव जिसके ऊपर हुआ है, ये बहुत बड़ा है। ये विषय बहुत बड़ा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके ऊपर इतनी बातचीत आज की तारीख में नहीं हो रही है। अगर मोटे मोटे मैं आपको फिगर दूं तो एक आर्टिकल के मैं हवाला दूंगा, और उसमें लिखा गया कि लगभग 1600 1600 फैमिलीज, माफ़ कीजिए गांव, 1600 गांव और 80,000 फैमिलीज हमारी जो यूटी में इसके चलते इम्पैक्टेड हैं। अब जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो उसमें इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। पहला तो ये इम्पैक्ट आ कि लोग अपने जो सीजनल क्रॉप्स हैं उसका जो है वो खेतीबाड़ी नहीं कर पा रहे हैं। और ये प्रॉब्लम ना कि सिर्फ गांव में ही सीमित नहीं है, ये शहरों की प्रॉब्लम है। कुछ दिन पहले मैं अपने गुरु अनुपम संब्याल जी से बात कर रहा था, और उन्होंने बताया कि सांबा मंडियों में भी ये हाल है। कुछ साल पहले बाजार में भी हाल है। कुछ साल पहले लोग अपने आंगन में अपने खाने के लिए सब्जियां वगैरह लगा लिया करते थे और उनका गुजारा हो जाता था। और मैं समझता हूँ कि ना कि सिर्फ आर्थिक इससे तंगी होती है, इससे सेहत भी खराब होती है, और उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा थोड़ा विस्तार पूर्वक। तो
ये प्रॉब्लम ना कि सिर्फ गांव में है, हर जगह फैल गई है। और जैसा आपने कहा, इसका जो सोल कारण है वो डिफॉरेस्टेशन है। तो मेरे कुछ सुझाव भी हैं जो आपके साथ हम अंत में बताएंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। और पिछले कुछ दिन पहले हम इस प्रॉब्लम को लेके हमारे जो मौजूदा विधायक हैं श्रीमान सलाथिया साहब, उनसे भी मिले थे और उनके बारे में हमने इसके बारे में बात की। और अच्छी बात ये थी कि उनको इस प्रॉब्लम के बारे में जानते थे इसको, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि सही फोरम है और शायद से असेंबली में या जहाँ भी उनको सही लगेगा और अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट के साथ इसकी जो है वो बातचीत चलाएंगे। आई थिंक द रिक्वायरमेंट इज़ टू टॉक अबाउट इट, द रिक्वायरमेंट इज़ टू कोलैबोरेट विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जब हम बातचीत करेंगे तो कोई ना कोई हल जो है वो निकलना लाजमी है। जब बातचीत ही नहीं होगी, उसका नतीजा साफ है। पिछले 15 से 20 सालों में लोगों, जैसे जिस खेत में आप खड़े हैं, 15 से 20 साल पहले इसमें खेतीबाड़ी होती होगी, तो अभी खेतीबाड़ी होना बंद हो गया है, बिल्कुल बंद हो गया है। जब प्रोडक्शन जो है नीचे जा चुकी है और खपत जो कंजम्पशन है वो तो उतनी ही, हालांकि आबादी बढ़ती जा रही है तो कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। तो जो इम्बैलेंस जो क्रिएट हुआ है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में, मैं समझता हूँ कि हमें वो देखने को नहीं मिल रहा। वो एक और अलार्मिंग चीज़ है। उसका कारण ये है कि जो बाहरी लोग यहाँ पे आते हैं और हमारे ही जो हमारे जो खेत हैं वो ठेके पे लेते हैं और उसके ऊपर जो खेतीबाड़ी करते हैं, और उत्पादन को बढ़ाने के लिए वो केमिकल, तरह तरह के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक बहुत ही खतरनाक का केमिकल का इस्तेमाल होता है ऑक्सीटोसिन करके। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो ऑफ कोर्स जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाता है, लेकिन जैसे इसकी इंटरनल इंडायरेक्ट कंजम्पशन हो रही है, उसका जो हार्मोनल इम्बैलेंस जो हमारे खासकर हमारी बच्चियों के बीच में आ रहा है। मैं एक बहुत ही मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये बहुत सारे आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि ऑक्सीटोसिन का जो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट इस तरह से आ रहा है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से 10-7 साल की हमारी बच्चियां ऐसे लग रही हैं जैसे 18-20 साल की बच्चियां हैं। ये ऑक्सीटोसिन का जो इंडायरेक्ट कंजप्शन हो रहा है उसी की वजह से है। अब ये इतना बड़ा मुद्दा है, इतनी सीरीज इसकी इम्पैक्ट हो सकते हैं कि आने वाले 2-3 दशकों में हमारी जो हमारी जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगी। तो ज़रूरत यह है कि जो बंदरों का आतंक है उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं, उसका कोई ना कोई हल ढूंढा जाए। और उसके ऊपर जो है, जैसे हमारे नज़दीकी जो राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, पिछले 2-3 दशकों से एटलीस्ट 2 दशकों से वहाँ पे जो हर बार इलेक्शन का एक मुद्दा जो रहता है वो बंदरों की आबादी के ऊपर कंट्रोल का रहता है, और बहुत हद तक वो कामयाबी हुए हैं। इसके चलते अलग अलग से हम बीजेपी रही है वहाँ पे, कांग्रेस रही है, अपने अपने जो उनका टेनर रहा है उसके अपने जो उनके कैपेसिटी के हिसाब से उन्होंने किया है, और उन्होंने कुछ ऐसे मेजर्स लिए हैं जिसको रेप्लिकेट करने के लिए हमारी कर्नाटका सरकार है, उन्होंने भी कुछ कदम लिए। क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है कि 20 राज्यों में हमारे भारत के ये बंदरों का जो खौफ है वो है, तो वो डायरेक्टली किसान इम्पैक्टेड है, और ना कि सिर्फ किसान, ये इम्पैक्टेड है हमारी पूरी जनरेशन, हमारा पूरा भारत। तो जरूरत है हमें इसके बारे में बात करने की, एंड द नीड इज टू कम टुगेदर, कोलैबोरेट टुगेदर, और ना के सीमित रखें हम अपने एक राज्य तक, एक मेजर बनाएं तो वो जो है वाइड स्प्रेड उसका जो है आपको इम्पैक्ट दिखेगा, वाइड स्प्रेड रिजल्ट्स दिखेंगे जब आप एक अच्छे तरीके से उसको लागू करेंगे। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि सोल्यूशन क्या नजर आता है आपको? आपने वाइल्ड लाइफ विभाग से भी बात की होगी, तो वाइल्ड लाइफ विभाग का क्या रिस्पॉन्ड आपको आया है? क्योंकि उन्हीं की एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं फिर कहूँगा कि हम किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुंचा रहे, लेकिन उनका एक फर्ज बनता है कि किसी तरह से इनको वापस जंगलों की तरफ जो भेजा जाए ताकि वो अपना पेट वहाँ पर भर पाए। तो क्या ये प्रॉब्लम छोटी है? मैं कहूँगा छोटी तो नहीं है, क्योंकि अगेन अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द आर्टिकल्स 300 से 500 करोड़ रुपए का हमारे सिर्फ यूटी को नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। रिपोर्टेड फिगर्स काफ़ी कम है, लेकिन ये अनुमान फिगरें हैं, 300 करोड़ 500 करोड़ बहुत बड़ी वैल्यू है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट या जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वो इस चीज़ का संज्ञान ले अच्छे तरीके से, और इसकी जो इसका सीरियसनेस है उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ इम्पैक्ट्स उसके जो मेजर्स हैं वो लें। हमारी बातचीत जो हुई है अभी फ़िलहाल के लिए, हमने अपने विधायक साहब से बात की है और हमारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई है, जिसके चलते अभी तक तो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसे ठोस
जो आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आपके वीडियो के माध्यम से, और जब इस प्रॉब्लम को, ऐसा नहीं है कि लोग इसको समझते नहीं हैं, लोगों को इस चीज़ का एहसास है। एहसास क्यों ना हो, क्योंकि हर घर की स्टोरी है ये, ठीक है। तो जब उनको ये रियलाइजेशन होगा कि ये प्रॉब्लम है, और इंडीड ये प्रॉब्लम ना कि सिर्फ फसलों तक इम्पैक्ट सीमित है, बल्कि सेहत तक भी है, तो आई एम श्योर इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। तो इसके ऊपर जो मेजर्स हैं अलग अलग तरह के हैं। तो सबसे पहला जो मेजर्स हम कर सकते हैं, हम हिमाचल प्रदेश से सीख सकते हैं। उन्होंने कुछ साल पहले जो स्टरलाइजेशन, जिसको हम अलग तरीके से कहीं तो नसबंदी की भी नसबंदी हुई थी, वहाँ पे बहुत अच्छा बजट रखा गया था उनके द्वारा, उनकी सरकार द्वारा। तो उस तरह का जो है वो उनको भी कुछ मेजर, हमारी सरकार को भी कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। दूसरा नंबर ये हो गया, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि इसके जिम्मेवार हम खुद हैं, ठीक है ना। बंदर यहाँ पे इसलिए आबादी वाले इलाके में इसलिए आए हैं क्योंकि उनको जो जंगल हैं वहाँ पे उनको दिक्कत आती है। तो डिफॉरेस्टेशन, जो जंगल की कटाई हो रही है, फीड उनको मिल रही है, आसानी से मिल जाती है। देखो, बंदर एक बहुत इंटेलिजेंट स्पीसीज है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, उसको खाने की दिक्कत नहीं है। नौबत ये आ गई है कि बंदर ना कि सिर्फ जंगलों तक नहीं, खेतों तक नहीं, आंगन तक नहीं, हमारे कई बार तो फ्रिज खोल के अंदर से ले जाते हैं। हमारे कई बार ऐसे बोलते हैं कि जैसे कई बार आंगन में सर्दियों में आंगन में हम लोग चूल्हा लगा देते हैं, तो एक बंदे को डंडा लेके खड़ा रहना पड़ता है कि कहीं बंदर आए और बंदर ना आ जाए और रोटी ना उठा के ले जाए। तो ये नौबत आ गई है। और इनका जो खौफ है, जहाँ इनकी जो नुकसान है, ये काफ़ी जो है, जो नुकसान रेबीज का हो गया, हर्पीस का हो गया, इन तक जो बीमारियां वो भी ट्रांसफर हो सकती हैं। तो मेजर्स एक तो हो गया स्टरलाइजेशन। दूसरा डिफॉरेस्टेशन का बात ये है कि हम कुछ ऐसे पौधे लगाएं, जैसे कोकोआ हो गया, बैर हो गया, या फिर बड़ी होगी जिसमें गुल्लें जो हैं वहाँ पे लगती हैं, या फिर कुछ भी ऐसे जो फलदार जो वृक्ष है वो वहाँ पे लगाएं जो बंदरों को पसंद है। और ये जो दो सोल्यूशन मैंने बताया, स्टरलाइजेशन और फॉरेस्ट रीप्लांटेशन, इनका इम्पैक्ट अगले साल या अगले महीने नहीं दिखेगा, इनका शायद से 5 साल तक दिखे, 5 साल मोटा मोटा लगेगा। तो ये तब तक कि हम हाथों पे हाथ रख के बैठे रहे, वो नहीं चलेगा। तो मैं सुजेस्ट करूंगा सरकार को, आई एम श्योर देयर वुड बी एक्सपर्ट हु वुड बी मोर इंटेलिजेंट देन मी, एंड देन व्हेन दे विल कम टुगेदर एंड रियलाइज कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, तो सॉल्यूशंस और आएंगे। यानी डिपार्टमेंट भी मान रहा है वाइल्ड लाइफ की कि एक छोटा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। जैसे मैंने पहले बोला, 20 स्टेट्स जब एक देश की इंपैक्टेड होती हैं, 5 करोड़ की आबादी इनकी हो गई है। तो जैसे मैं टैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात कर रहा था, मैं समझता हूँ कि जैसे एक परिवार में अगर आज सब्जी लानी है शाम को, तो मैं समझता हूँ 200 रुपये से 300 रुपये की कम सब्जी नहीं आती। लोग पहले जो आंगन में उगा लिया करते थे, आजकल तो होती नहीं है। तो 200 रुपया की अगर सब्जी रोज की आई तो मोटा मोटा 5,000 का महीने का खर्चा हो गया। मध्यम वर्ग परिवार के लिए या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए 4-5 हज़ार जो है सब्जी के ऊपर खर्च करना, ये सही बात नहीं है। उसकी जिम्मेदारी किसी को लेनी पड़ेगी, उसके ऊपर सोल्यूशन लाना पड़ेगा। तो मैं एक्चुअली सजेस्ट ये करूंगा कि हमें इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके साथ कोलैबोरेट करें और ऐसी उत्पाद, ऐसी क्रॉप के ऊपर लोगों को उनको पढ़ाएं। देखो, हमारी जैसे हम गेहूं उगाते हैं या मक्की उगाते हैं, बाजरे उगाए हैं कहाँ थे, तो जब उगाया करते थे हमें किसी ने सिखाया नहीं था। हमारे दादा ने हमारे पिताजी को सिखाया, पिताजी ने हमें सिखाया। तो जरूरत है एक नई अल्टरनेट क्रॉप की सिखाने की, जिसमें आपकी हल्दी आ गई, आपकी जो है अदरक आ गया, आपका नींबू आ गया, जहाँ जैसे मेडिसिनल भी कुछ है, एलोवेरा आ गया, तुलसी आ गया, अश्वगंधा आ गया, शतावरी आ गया, अलग अलग। और जब एग्रीकल्चर एक्सपर्ट बैठेंगे तो और भी कई पौधे निकल आएंगे जो वो हमें सुजेस्ट कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो सजेशंस गंगेश्वर जी ने दी हैं वाइल्ड लाइफ विभाग को भी, और इसी के साथ कंसर्न हमारे जिला प्रशासन को भी, और खासतौर पर जिस तरह से इन्होंने यहाँ के कंसर्न विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया जी से भी बात की है, तो वो भी ये मानने कि ये छोटा इशू नहीं है। इवन वाइल्ड लाइफ भी मान रहा है कि ये छोटा इशू नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसके ऊपर काम किस तरह से करना है। कुछ जो सजेशंस हैं ये गंगेश्वर जी ने दी हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसके ऊपर वाइल्ड लाइफ विभाग भी संज्ञान ले लेगा, प्रशासन भी संज्ञान लेगा, और इसे एक एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा ताकि इसका कोई जेन्युइन हल निकाला जाए। हम किसी भी प्राणी के खिलाफ नहीं हैं, हम कोई भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स किसी के हर्ट नहीं कर रहे। हम भी पूजा करते हैं, आप भी पूजा करते हैं, लेकिन जब सवाल नुकसान की आती है तो वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। जैसे मैंने कहा कि मसला कारण इसमें यही है कि डिफॉरेस्टेशन लगातार हो रही है, जंगलों से तमाम अलग अलग तरह के प्राणी, जानवर
जो वो यहाँ शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, ग्रामीण इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं और इवन लोगों के घरों तक एंटर कर रहे हैं और वो नुकसान पहुंचाते हैं, फसलें नहीं लग पा रही हैं। इवन मैं अपने ही एक एग्जांपल दूंगा कि मेरे घर का आसपास का जो दायरा है, खुला मैदान है, वहाँ पर खेत हैं, तो वहाँ पर भी कई अलग अलग तरह के फूल फ्रूट लगे हुए हैं, वो पूरे के पूरे पेड़ खाली हो चुके हैं, पौधे पर फूल नहीं है। वो कारण ये है कि वहाँ पर बंदर पहुँच जाते हैं और फिर वो तमाम चीज़ें तहस नहस हो जाती हैं। तो ये एक सीरियस कंसर्न है, मुझे लग रहा है इसको लेकर जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना होगा और कोई पॉलिसी तैयार करके इनको जंगलों में वापस भेजना होगा, क्योंकि इससे एक आम ह्यूमन लाइफ को भी खतरा हो सकता है, अटैक हो सकता है, जो नुकसान है कई अलग अलग तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। उम्मीद है कि इसके ऊपर प्रशासन, सरकार और यहाँ के कंसर्न विधायक इस बात को, मुद्दे को उठाएंगे और इसका कोई ना कोई जेन्युइन सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं कि कहाँ कहाँ पर ये तमाम दिक्कत परेशानियाँ आ रही हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।